अध्याय 11 ख्याली पुलाव। पवन पुत्र हनुमान को उसकी शक्ति का बोध ऋषि जामवंत ने कराया था। हमें हमारी श्रीमती जी ने स्मरण कराया कि रसोई घर में एक बार भी न घुसने के बावजूद पाकविद्या में हम भी सिद्धहस्त हैं और ख्याली पुलाव किसी भी अच्छे से अच्छे रसोइये से बेहतर पका सकते हैं। जिस समय श्रीमती ने हमें ये स्मरण कराया था, उस वक्त समय और काल के प्रभाव से हमें उनकी ये उक्ति उलाहना लगी थी। बहुत बुरा लगा था, गुस्सा भी आया था और माथा भी गर्म हो गया था। लेकिन गुस्सा थूकने पर और माथा ठंडा करने पर हमें उनकी उक्ति में साक्षात सच के दर्शन हुए। 50 साल बाद ही सही, आखिर कोई तो खूबी हमें भी निकली है। हम नाहक ही परेशान रहते कि पाकविद्या की ABCD भी हमें नहीं आती। अरे बकौल हमारी बीवी को मालूम है कि हमको तो ख्याली पुलाव पकाने में महारत हासिल है। हमारे साथ के बने ये ख्याली पुलाव 26 साल के दाम्पत्य जीवन में वह हजारों बार खा चुकी थी और हर बार उसके अद्भुत स्वाद ने उन्हें आत्म विभोर कर दिया था। आपने कभी ऐसा पुलाव चखा है जिसको जीभ पर रखते ही आप 7वें आसमान पर चढ़ जाए? जी हाँ, मेरी पत्नी ने खाया है मेरे हाथ का बना हुआ। अब उन्होंने तैश में आकर मेरी इस विलक्षण प्रतिभा का परिचय मुझसे कराया तो मुझे उन पर अपार स्नेह उमड़ आया। मैंने पूछा, प्रियतमे, मुझे स्मरण कराओ कि मैंने कब कब और कहाँ कहाँ तुम्हें अपना ख्याली पुलाव खिलाया है? पत्नी को पता है कि मुझे उसकी क्रोधित छवि अधिक भाती है। आतः अपनी वही छवि ओढ़ते हुए पैर पटक कर जवाब दिया, अरे ये पूछो कि कब नहीं खिलाया? शादी से पहले और शादी के बाद बस यही तो खाती रही हूँ। आज तक किराए के मकान में खड़ा रखा है, निठल्ले कागज काले करते रहते हो और मुझे आटा दाल की चक्की में पीस रखा है। पत्नी ने एक प्रवचन में कई भिन्न भिन्न संदर्भों को छू दिया था। इस तरह उनके गुस्से की भड़ास तो निकल रही थी, लेकिन वार्ता का साहित्यिक क्रम नहीं बन पा रहा था। एक लेखक की पत्नी में इतना कौशल भी न हो कि अपनी बात को ठीक से क्रमबद्ध रूप से कह सके तो लानत है लेखक पति पर। आतः हमने समझाया, प्रियतमे, तुम्हारे कथन में एक रास्ता नहीं है। तुमने एक साथ 4 सुर छेड़ दिए हैं, जिससे सारा राग बेसुरा हुआ जा रहा है। अच्छा हो कि क्रम से एक एक सुर का रसास्वादन हो जाए। क्रम पर तुम्हारा अधिकार है, चाहे 4 बच्चे की माँ से शुरू हो जाओ, चाहे किराए के मकान से। शादी के पहले का क्रम ले लो या निठल्ले और काले कागजों का, पर एक बार में एक ही राग छेड़ो। मेरे इस ठंडे मिजाज ने उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। तो अब मेरे जख्म भी तुम सुरताल में सुनना चाहते हो? हाय राम, मैं किसके पल्ले पड़ गई? इससे तो जन्म भर कुंवारी ही रहती तो अच्छा था। और श्रीमती जी की आंखों से नदी नाले बह निकले। साहित्य में करुण रस से तो हमारा परिचय था, पर इस रुदन रस से कभी सरोकार न पड़ा था। इसलिए हम घबरा गए। बोले, ये क्या? कोई अड़ोसी पड़ोसी सुन लेगा तो क्या होगा? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धर्म पत्नी जी रुदन कार्य को इंटरवेल दे तुमकी। कौन सी इज्जत है जो मिट्टी में मिल जाएगी? जब पड़ोसियों से आटा दाल उधार मांग मांग कर लाती हूँ, तब कहाँ बची रह जाती है ये मुई इज्जत। तुम्हारे ख्याली पुलाव परिवार का पेट नहीं भर सकते, समझ लो। अब यह कोई नई बात तो थी नहीं जो मैं समझता। श्रीमती जी लाखों बार समझा चुकी थी और मैं लाखों बार समझ चुका था, लेकिन समझने बूझने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। मैंने दुलार से कहा, देखो प्रिय, अब सुर में आ जाओ। प्रारंभ से बताओ कि हम आज की स्थिति में कैसे पहुँचे। अपने इतिहास का समुचित अध्ययन करके ही तो वर्तमान की भूलों का निराकरण कर पाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारा इतिहास और उसका निराकरण। 1000 बार बता चुकी हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ है। मुझे और मूर्ख मत बनाओ। क्यों न हम एक बार फिर कोशिश कर देखें? देखो, लाख बार गिरने के बाद भी चींटी चढ़ना नहीं छोड़ती। उसी से कोई शिक्षा ले लें। अब शिक्षा की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है समझे। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। चलो, मुझे ही सही, पर कुछ तो कहो। हाँ, तो शादी से पहले मैंने कौन से चावल पकाए थे?
तुमने कहा था कि तुम सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो। नोबेल प्राइज तो पक्का है, पूरे 30 लाख मिलेंगे। उनमें से 10 लाख का एक आलीशान बंगला खरीदेंगे और शेष 20 लाख को ब्याज पर लगा देंगे। 30,000 रुपए महीने घर बैठे ब्याज के आएंगे। मस्ती मारेंगे। पर मरे आज तक 30 लाख तो क्या 30% भी नहीं आए। मस्ती नहीं, मक्खी मार रहे हैं। श्रीमती जी ने उलाहना दिया। ये तो मैंने गलत नहीं कहा था। नोबेल प्राइज तो मुझे मिलना ही है। मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, मिल जाएगा। जरा सा टाइम सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि नोबेल प्राइज ही हाथ से निकल गया हो। तुम्हें धीरज रखना चाहिए, खाक धीरज रखना चाहिए। मिल गया नोबेल प्राइज। धोबिन तक तो कह रही थी कि बाबूजी क्या लिखते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं। उन नोबेल प्राइज वालों के क्या खाक समझ में आएगा भला। देखो देखो, ये सरासर मेरा अपमान है, मेरे साहित्य का अपमान है। मैं तुम्हारी धोबिन के स्तर का नहीं लिखता हूँ जो उसकी समझ में आ जाएगा। तुम्हें कुछ समझना चाहिए। मैं गहराई तक आहत हुआ था। तुम तो मेरे स्तर का भी नहीं लिखते। तुम्हारा लिखा पढ़ा मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाता है। शादी से पहले सोचा था कि शायद कुछ ज्यादा अच्छा लिखा है, इसलिए समझ नहीं आता। अब पता चल रहा है कि इसे समझने के लिए किसी और लोक से आदमी बुलाने पड़ेंगे। इस लोक की समझ में तो तुम्हारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं आने से रहीं। देखो, मैं जिनके लिए लिख रहा हूँ उनकी समझ में आएगा। एक दिन जरूर आएगा, वही मुझे नोबेल प्राइज देंगे। मैं उनके लिए लिखता हूँ। इन कुपड़, अनपढ़, अशिक्षित, असभ्य देशवासियों के लिए मुझे नहीं लिखना है। ये मेरा लिखा हुआ मजबूरी में कुंजी खोल खोल कर पढ़ेंगे, वरना एक को भी डिग्री नहीं मिलेगी। तू समझती क्या है, तूने अभी मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तैश खा चुका था। जी नहीं, मैंने जान भी लिया और पहचान भी लिया। तुम्हारे इन रद्दी कागजों को इस लोक में कोई नहीं पढ़ने वाला। इसके लिए परलोक जाना होगा, वही तुम्हें तुम्हारा नोबेल प्राइज मिलेगा। इस लोक में तो मिलने से रहा। श्रीमती जी के दावे में दम था। वह मेरे साथ दाम्पत्य सूत्र में इस लोक में बंधी थी। परलोक में तो वह मेरी धर्म पत्नी होंगी नहीं। मेरा पुलाव भी इसी लोक के लिए पका था, परलोक के लिए नहीं। इसलिए ये मेरे लिए विचारणीय प्रश्न था, पर मैंने इसी बिंदु पर अटके रहना श्रेयस्कर नहीं समझा। आतः वार्ताक्रम को आगे सरकाया। खैर छोड़ो, इस मामले में तुम्हारे मेरे विचार नहीं मिल सकते, पहले भी कभी नहीं मिले। तुम अब ये बताओ कि शादी के बाद मैंने तुम्हें कौन कौन से पुलाव खिलाए थे। मैं फिर कहती हूँ कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना इतनी जलिकटी सुनोगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। श्रीमती जी ने मुझे चेताया, पर भला हम चुनौती से कहाँ डरने वाले थे। बोले, देखो प्रिय, साहित्य और साहित्यकार को सभी रसों से होकर गुजरना पड़ता है। अब तुम्हारे जलेकटे रस से घबराकर हम तुम्हारा मुंह तो बंद नहीं करेंगे। तो सुनो, तुमने गोविंद के पैदा होने से पहले क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ, हमने क्या कहा था भला? कहा था मुझे प्यारा सा बेटा दे दो, मैं तुम्हारे लिए हीरों का नौलखा हार बनवाऊंगा। हाँ, याद आया, कहा था, पर मैं अपने वायदे से मुकरा कहा हूँ। हीरों का नौलखा हार आपको मिलेगा, और जरूर मिलेगा, मेरा वादा है। बस जरा इंतजार करना होगा, कहीं से कुछ पैसा आ जाए, फिर देखना वही हीरों का हार तुम्हारे गले में कैसा दमकेगा। इंतजार, तुमने तो सारी जिंदगी को ही इंतजार बना दिया है। पता है, वो प्यारा सा बेटा अब 16 साल का हो गया है, वह 66 साल का भी हो जाएगा। पर तुम तो कहते रहोगे बस अभी थोड़ा सा इंतजार। और अरे भाई, गोविंद के बाद तो तुमने मुझे प्यारी सी चुनमुन भी दी है, फिर अपनी सुई गोविंद पर ही क्यों अटका रही हो? जी हाँ, जब चुनमुन मांगी थी तब भी कहा था कि अगर एक प्यारी सी बिटिया और दे दूं तो 4 बेडरूम का एक शानदार बंगला बनवा दूंगा पूरे 500 गज पर। कागज पर उसका नक्शा भी खींच दिया था, याद है ना? पर बंगला बनवाने की बात कैंसिल होकर बना बनाया खरीदने की बात तय हो गई थी।
बनवाने के झमेलों से तुम भी घबरा गई थी। तो वो बना बनाया भी कहा है। मैं तो इसी किराए की 2 कोठरियों में सड़ रही हूँ। श्रीमती जी बिफरी, देखिए, इसमें मेरा ज्यादा दोष नहीं है। 4 बेडरूम का कोई अच्छा सा खाली बंगला हमें अभी तक मिला भी तो नहीं है, और मिलेगा भी नहीं। कम से कम इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि अगर गलती से कोई मिल भी गया तो उसको खरीदने के लिए आंटी में पैसा कहा है। इससे तो अच्छा है कि ना ही मिले। न होगा बास, न बजेगी बांसुरी। देखिए, ये मेरे ऊपर सरासर इल्जाम है। कोई सही सा बंगला मिल जाए तो उसके लिए पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आपने शेर नहीं सुना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। बंगला मिलेगा तो उसकी खरीदारी का भी इंतजाम हो जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैंने आपके ये ख्याली पुलाव बहुत देख लिए हैं। तुम्हें बस बातें बनाना आता है। इसी तरह तुम 2 बार और मुझे धोखा दे चुके हो। वो कब? मैंने जिज्ञासा जाहिर की। जुगनू से पहले तुमने कहा था मैं कार खरीदूंगा, और भोलू के जन्म पर कहा था कि तुम मेरे नाम से 2 लाख की F0D0R0 कराओगे। कराई? भाई, मैंने मना तो नहीं किया, मैं बचाव की मुद्रा में आ गया था। पर कराई भी तो नहीं। श्रीमती जी उखड़ चुकी थी। उन्होंने दांत निपोरे। उन्होंने फिर वही छवि ओढ़ ली थी जो मुझे अतिशय प्रिय थी। मैं समझौते पर उतर आया। देखिए, अच्छी पत्नी को अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। आप कुछ भी समझें, मैं अभी तक अपने वादे से नहीं फिरा हूँ। सारे वादे गिन गिन कर पूरा करूँगा। बस सही वक्त और मौके का इंतजार है। आपको इस बात का फख्र होना चाहिए कि मैं उन पतियों में से नहीं है जो अपनी पत्नी से वादा करके मुकर जाते हैं। मेरा कहा पत्थर की लकीर होता है। बस बस, रहने दीजिए, बहुत हो गया। मैं आपके ऐसे झांसे बहुत खा चुकी हूँ। शादी से पहले और शादी के बाद आज तक यही ख्याली पुलाव खिलाते रहे हो। अब और नहीं खाऊंगी। श्रीमती जी पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गईं, आटे और दाल का गणित बैठाने। अब मुझे अपने निपुण हाथों से कोई नया पुलाव पकाना होगा, जिसकी खुशबू से ही मेरी पत्नी सब कुछ भूल मंत्रमुग्ध हो जाए। ये सब कुछ हुआ, पर मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या स्त्रियां मान बैठती है कि उनके पति या प्रेमी उनके लिए आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, उनकी मांग चांद और सितारों से सजा देंगे, उनका दामन संसार की सारी खुशियों से भर देंगे। क्या पति और प्रेमियों के कभी सच न हो सकने वाले असंभव खोखले दावे, उनके सब्ज बाग, उनके दिवा स्वप्न सचमुच उनके महल सजा देते हैं? या फिर इन सब्ज बागों का उलाहना देते रहना, इन्हें याद दिलाते रहना पत्नी और प्रेयसी की स्वाभाविक अदा भर होती है? आखिर पत्नियां अपने पतियों के ख्याली पुलाव के छलावे में बार बार आने के बाद भी ये हसीन धोखे क्यों खाती रहती हैं?